Today we are here with our English topic, that is chapter 7, The Adventure, part 2. See, in part 1 we have discussed a lot about the Guy Tonde, right? The Professor Guy Tonde. Um, we have seen the story that in what manner he went off to the past, right? Or actually he was in coma, he met an accident, and उस accident के वक्त he was thinking about history because he was a history professor, right? So वो कुछ history के बारे में कुछ सोच रहे थे, ओके एंड उसी सोच में उनका एक्सीडेंट हो जाता है. सो जब उनका एक्सीडेंट हुआ एंड ही वाज इन कोमा, ही एक्चुअली कोमा में ही वो पास्ट में चले गए, पास्ट लाइफ में चले गए अराउंड 1857 के आसपास, जहाँ बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. एक्चुअली वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे वाइल ड्राइविंग. ओके सो वो ऐसी उस पास्ट में चले गए, ब्रिटिशर्स राज आ गया सब कुछ. एंड वो पास्ट में ही हमने देखा कि स्टोरी की शुरुआत से ही वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, राइट? वो सब कुछ उनका इमेजिन है, ही वॉज जस्ट इमेजिन एवरीथिंग, बट उनकी इमेजिनेशन काफी वियर्ड सी है. ही वॉज ऑल्सो क्वाइट कंफ्यूज्ड. उन्हें ये भी पता है कि रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, बट ये सब क्या हो रहा है, ही डजंट नो कि वो एक ड्रीम में है या वो एक इमेजिनेशन में चले गए हैं, राइट? उन्हें पता है, उन्हें हिस्ट्री अच्छे से याद है, उन्हें पता है हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ था या इससे काफी डिफरेंट था. सो ही वॉज सो कंफ्यूज्ड कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है वाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, राइट? हमने देखा कि किस तरीके से वो एक्सप्रेस में बैठते हैं एंड देन ही गॉट खान साहब. वहां पे एक और पैसेंजर होता है खान साहब, उसके साथ डिस्कशन करते हैं. खान साहब को पेशावर जाना होता है, वो उससे वे भी पूछता है कि किस तरीके से पेशावर जाया जा सकता है, बिकॉज ही वांटेड टू नो कि ये जो टाइम अभी चल रहा है, जो वहां पे वो पहुंच गया है, विच इज क्वाइट वियर्ड, तो उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा है वो. फाइनली जब वो ट्रेन रुकती है, वो बाहर निकलता है स्टेशन के बाहर से. स्टेशन में ही फाउंड्स मेनी एंग्लो इंडियन एज एन ऑफिसर, राइट? वहां पे एंग्लो इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, पारसीज थे. सो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. यहाँ तक कि ट्रेन पर भी ब्रिटिशर्स का एक मार्क देखते हैं, राइट? और खान साहब उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो ब्रिटिश टेरिटरीज में ट्रैवल कर रहे हैं. देन आफ्टर जब वो बाहर निकलता, ही फाउंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुंबई, एट दैट टाइम इट वाज बॉम्बे, तो वहां पे वो सबसे पहले वही देखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही लेविश एंड बहुत ही इंप्रेसिव बिल्डिंग देखता है. वाज क्वाइट शॉक्ड कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ हिम, राइट? तो वो सोचता है कि क्यों ना लाइब्रेरी जाके इसका पता किया जाए. ही वेंट ऑफ टू लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरी में भी जो बुक्स अवेलेबल थी वो भी कुछ और ही स्टोरीज बता रही थी, विच वॉज क्वाइट डिफरेंट. सो अभी भी ही इज नॉट गेटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. वो रास्ते पे निकलता है, ही फाउंड्स ऑल द ब्रिटिश शॉप्स, ब्रिटिश बैंक्स, जो जहाँ पे कुछ हैंडलूम की कोई शॉप या ऐसा कुछ होना चाहिए था, इंस्टेड वहां पे सब कुछ ब्रिटिशर्स का ही है, राइट? ऑल द शॉप्स रिलेटेड टू ब्रिटिश गुड्स, ओके? सारी फॉरेन गुड्स की ही शॉप्स है वहां पे, बैंक्स भी ब्रिटिशर्स की है, वो सब वो देख रहा है. सो अभी भी ही वॉज कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है. he's just finding out. So इस chapter, इस topic में we are going to see कि whether he can able to find out that what is going on or not. Let's find out. He returned right along Home Street and entered Forbes building. अब क्या हुआ, वो वापस टर्न लेता है. ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट, वो अपने होम स्ट्रीट के पास जाता है और वहां पे वो एक फॉर्ब्स बिल्डिंग में एंटर करता है. आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज, ही सेड टू इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. अब ये जो विनय गायटोंडे है वो एक्चुअली उसका बेटा है, राइट? जिससे मिलने वो मुंबई गए हुए थे. एक्चुअली माइट बी रियलिटी में वो मुंबई में काम कर रहा होगा किसी फॉर्ब्स बिल्डिंग में, राइट? बट अभी वो अपने कोमा में है, वो अपने इमेजिनेशन में है, वो वहां उससे मिलने जा रहे हैं. तो वो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट को वहां पे जाके बोलता है कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे. She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. अब क्योंकि वो पास्ट में है, विनय प्रेजेंट में काम कर रहा है वहां पे,
तो वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी कंफ्यूज है, थोड़ी पजल्ड अप है। फिर भी इवन दो शी फाइंड आउट द टेलीफोन लिस्ट, जितनी भी टेलीफोन लिस्ट आती है उसे देख रही है, स्टाफ लिस्ट को देख रही है, वो सारी डायरेक्टरी जितनी भी एम्प्लॉयज की है उसके नेम्स को गो थ्रू कर रही है, ब्रांचेस के, फर्म्स के। बट लेट्स सी उसे विनय गायतोंडे मिलता है या नहीं। She shook her head and said, और इतनी पजल्ड है कि अपने सर को हिला रही है, शुक कर रही है और बता रही है, आई एम अफ्रेड आई कैन फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम ईदर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? तो उसे समझ में नहीं आया कि ये बंदा यहाँ पे एक बहुत ही श्योरिटी लेके आया है, बट ऐसा तो कोई नाम का इंसान है ही नहीं, राइट? तो वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम। बोले कि आई एम सॉरी बट मुझे इस नाम का कोई भी पर्सन यहाँ नहीं मिला है, यहाँ नहीं, यहाँ तक कि मेरे किसी भी ब्रांचेस में, हमारे किसी भी ब्रांचेस में आपको इस नाम का पर्सन मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे जो काम कर रहा हो। तो वो उससे पूछ रही है कि आप श्योर हो कि वो यही काम करता है? दिस वॉज अ ब्लो, not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. अब उसे एक झटका लगा ये सुन के कि यहाँ पे विनय नाम का कोई इंसान नहीं है, जो शायद टोटली अनएक्सपेक्टेड थिंग थी उसके लिए, राइट? फिर उसको ये बात समझ में आने लगी, इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, बोले उसके लिए अभी जिस वर्ल्ड में वो पहुंच गया, गायतोंडे हिमसेल्फ अभी जिस वर्ल्ड में पहुंच गया है, वो वर्ल्ड उसके लिए ही डेड जैसा है, यानी ऐसा वर्ल्ड उसने कभी देखा ही नहीं है, राइट? तो इस हिसाब से तो वो गारंटी दे सकता है कि अभी तक तो उसका बेटा जन्मा भी नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट में पहुंच गया है। जो वर्ल्ड गायतोंडे को, प्रोफेसर गायतोंडे के लिए भी इटसेल्फ काफी नया है, डेड इसलिए बोला कि इट्स कंप्लीटली न्यू, उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, डेड जैसी ही हालत है, तो वो गारंटी देता है कि तो इस हिसाब से मेरा बेटा तो शायद जन्मा भी नहीं होगा, राइट? इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, राइट? तो अब ये बात उसे समझ में आई कि वो खुद इतने पुराने जमाने में पहुंच गया जिससे वो अनअवेयर है, राइट? वहां उसका बेटा कैसे हो सकता है? He thanked the girl politely and came out. It was characteristics of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Right? अब क्या हुआ? उसे समझ में आ गया, ये गुत्थी उसने समझ ली, राइट? वो गर्ल को बहुत पोलाइटली थैंक्स बोला उसने और वो बाहर निकला। बाहर आने के बाद उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक अपनी वो नहीं, लोग हर एक बात में टेंशन लेने लग जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ही इज नॉट लाइक दैट मैन, ठीक है? वो बिहेवियर उनका ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बिल्कुल वरी नहीं करना है, जिस कंडीशन में है उसे समझने की कोशिश करना है। अब उसका मेन कंसर्न ये था कि उसे लाइब्रेरी पहुंचना था, राइट? उसे ये लगा कि अब लाइब्रेरी ही मुझे हेल्प आउट कर सकती है व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो वो एशियाटिक सोसाइटी के लाइब्रेरी में अपने रिडल को, यानी अपनी जो पजल है उसे सॉल्व करने पहुंचा। तो वो अपने हिस्ट्री, टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री चल रही है ये क्या चल रही है उसे फाइंड आउट करने के लिए वो एशियाटिक सोसाइटी के लाइब्रेरी में पहुंचा। Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. फटाफट से एक रेस्टोरेंट में उसने लंच किया और उसके बाद वो टाउन हॉल की तरफ निकल गया। Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. उसको ये डर था कि अब टाउन हॉल जहां उसे जाना है वो यहाँ पे होगा या नहीं, जो एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में इट वाज देयर, बट क्योंकि वो जिस टाइम पे पहुंच गया वहां सब वियर्ड है, तो उसे डाउट था कि टाउन हॉल उसे मिलेगा या नहीं। बट उसके रिलीफ व्हेन ही सॉ द टाउन हॉल के हाँ टाउन हॉल यहाँ पे है और वो जिस लाइब्रेरी में जाना चाहता था वो भी वहां थी। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. वो एक रीडिंग रूम में एंटर हुआ, वहां पे उसने हिस्ट्री बुक्स की सारी लिस्ट मांगी और यहाँ तक कि उसने भी जो बुक्स लिखी है उसकी भी उसने लिस्ट मांगी।
अब लेट्स सी कि उसकी बुक्स मिलती है या नहीं, जो उनकी रिटन बुक है वो मिलती है या नहीं. His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. 5 volumes ड्यूली वहां पे टेबल पे पड़ी थी, वहां से उसने बिगनिंग से शुरू किया. वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका. 5 वॉल्यूम में बुक्स डिवाइडेड थी, ठीक है. अब उस 5 वॉल्यूम में से उसने शुरुआत से शुरू किया. तो पहली वॉल्यूम की जो बुक थी उसमें अशोका के वक्त की पूरी हिस्ट्री दी गई थी. वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्ता, वॉल्यूम 3 में मोहम्मद घोरी, राइट, एंड 4th में औरंगजेब, ठीक है. तो इस तरीके से सारे वॉल्यूम्स में डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में दिया गया था, राइट. पहले अशोका के बारे में, सेकंड में समुद्रगुप्ता, थर्ड इज मोहम्मद घोरी एंड द फोर्थ वन इज औरंगजेब. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट. यहाँ तक इस पीरियड से ये था कि जो भी हिस्ट्री उसने पढ़ी थी या जो उस वो खुद भी जिस हिस्ट्री के बारे में जानता है वही सारी चीज सेम टू सेम वहां थी, क्योंकि वो शायद 1857 के आसपास के टाइम पे पहुंच गया और ये जो हिस्ट्री वो पढ़ रहा है वो उससे भी पुरानी है. गेटिंग अशोका's हिस्ट्री, समुद्रगुप्ता's एंड ऑल सच, वो तो उससे भी पहले के जमाने की है, राइट. तो वो सारी तो सही साबित हुई कि जो भी जानता है वो एज इट इज सेम है. द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम. पहले के 4 वॉल्यूम क्योंकि वो पुराने टाइम के थे, जिस टाइम में वो पहुंच गया उससे भी काफी पुराने टाइम का था वो तो एज इट इज सेम निकला. बट पूरा चेंज मिला उसे लास्ट वॉल्यूम में. जो 5th वॉल्यूम की बुक थी वो कंप्लीटली चेंज्ड थी. क्या चेंजेस थे, लेट्स सी. रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत यानी गायतोंडे finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. अब जब 5th वॉल्यूम की बुक उसने दोनों एंड से पढ़ी, राइट, बार बार समझने की कोशिश की, तो गंगाधर पंत फाइनली एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे मोमेंट पे पहुंच गए, यानी एक ऐसी सोच पे पहुंच गए जहां पे प्रिसाइसली उन्हें ये समझ में आया कि हिस्ट्री ने एक नया टर्न ले लिया है, एक डिफरेंट टर्न लिया है, जिस टर्न के बारे में वो नहीं जानते थे. जो उन्होंने 5th वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी थी या पढ़ी थी, इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट देन दिस. That page in the book described the Battle of Panipat. जो जिस चीज के बारे में वो ड्राइविंग के वक्त सोच रहे थे और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, उसी बैटल ऑफ पानीपत में चेंजेस है. उस पेज में बैटल ऑफ पानीपत को डिस्क्राइब किया है एंड इट मेंशन दैट द मराठास वॉन इट हैंडसमली. और उसमें ये दिया था कि मराठास ने बैटल ऑफ पानीपत को बहुत अच्छे से हैंडसमली उसे जीत लिया था, काफी खुमार से जीत लिया था. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young Vishwarao. वो जो पढ़ रहा है उसमें क्या दिया है कि अब्दाली वापस वो चला गया था, उसका पीछा काबुल तक किया गया. किसने? मराठा के जितने भी ट्रम्फेट यानी विनर्स जो मराठा थे, मराठा आर्मी, जिसमें सदाशिव राव भाऊ और उसका नेफ्यू विश्वराव, विश्वास राव सॉरी, ये दोनों ने मिलकर और उसकी आर्मी ने मिलकर अब्दाली का पीछा काबुल तक किया. ऐसा चीज उस बुक में लिखा है, विच वॉज रीडिंग वाइल, अभी वो जो पढ़ रहा है. द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ. उस बुक में कोई भी बैटल को ब्लो बाय ब्लो यानी क्लियरली मेंशन नहीं किया है. Rather, it elaborate in detail its consequences for the power struggle in India. और बैटल को तो डिस्क्राइब अच्छे से नहीं किया है, बट इंस्टेड किस चीज को डिस्क्राइब किया डिटेल में कि इंडिया का स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल के कंसिक्वेंसेस को डिस्कस किया है. गंगाधर पंत read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. वो अपनी ही वॉल्यूम रीड कर रहा है, उसने ही जो बुक्स लिखे उसे रीड कर रहा है, राइट. स्टाइल जो जिस तरीके से उसकी जो राइटिंग स्टाइल है उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है. दैट इज अ प्रूफ कि ये उसी की बुक है. बट ऐसा तो उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, या ऐसा उसने लिखा ही नहीं है. ही वाज श्योर ये सब वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा. सारी वॉल्यूम सही थी, बाकी के 4 एज इट इज थी. 5th वॉल्यूम में ये ग्रेट चेंज कैसे आया? ही इज क्वाइट कंफ्यूज्ड नाउ.
victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it was established their supremacy in northern India. आगे लिखा था कि बैटल में उनकी विक्ट्री होने की वजह से एक तो मोरल बूस्ट हुआ ही मराठास का, बट उनकी एक ग्रेट सुप्रीमेसी भी एस्टैब्लिश हुई नॉर्थन इंडिया में. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहीं ना कहीं ये मराठास जिस तरीके से जीते या जो कुछ भी जिस तरीके से उन्होंने अब्दाली को वापस भेज दिया, उसका पीछा भी किया काबुल तक, राइट, वो सारी चीज ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी साइडलाइन में होकर, एक साइड ऑडियंस की तरह, राइट. और वो डेवलपमेंट को भी देख रही है मराठास के. तो उन्हें एक मैसेज मिल गया कि अभी एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है, वो जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो अभी करने जैसा नहीं है, मराठा से अभी भिड़ने जैसा नहीं है. ये मैसेज उनको मिल गया. सी, ये सब कुछ इमेजिनेशन चल रही है, अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा कुछ हिस्ट्री में नहीं हुआ था, ओके. बट वो कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है, और उसमें जो लिखा है 5th वॉल्यूम में वो ये रीड आउट कर रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था. For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from the state politics. अब जो पेशवास थे, राइट, जो इमीडिएट रिजल्ट आया जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, किसका, भाव साहब और विश्वास राव का, जिन्होंने जीत पाई थी वहां पे, ओके. और वो उन्होंने सक्सीड किया अपने फादर को 1780 में, राइट. द ट्रबल मेकर, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स करने वाले थे दादा साहेब, राइट, उन्होंने रेलिगेट किया टू द बैकग्राउंड एंड इवेंचुअली, और फाइनली उन्होंने ये समझ में आ गया दादा साहेब को कि अब उन्हें पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो जाना चाहिए. तो फाइनली इस बात के बाद दादा साहेब पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो गए. फाइन. रेलिगेटेड यानी इंफीरियर रैंक. उन्हें समझ में आ गया कि अब वो पॉलिटिक्स में रहने लायक रहे नहीं है, वो इंफीरियर हो चुके हैं. To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. अब To its dismay, East India Company met its match in the new Maratha ruler. अब वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो डिससेटिस्फाइड थी ही, राइट, पर उन्हें अब किससे भिड़ना था, किसका सामना करना था, विश्वास राव का. द मराठाज रूलर, नए जो मराठा रूलर बने विश्वास राव, और उनके भाई माधव राव का. दोनों का एक पॉलिटिकल अक्यूमेंट चल रहा था, बहुत सिस्टमेटिकली वो वेलर कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, और उनका इन्फ्लुएंस काफी हद तक इंडिया में अच्छा खासा दबदबा उनका बना हुआ था, राइट. अकॉर्डिंग जो वो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, गायतोंडे जो पढ़ रहे हैं, ओके, वलैया ने ब्रेवरीनेस, ठीक है, वो काफी हद तक ब्रेव प्रूव हो चुके हैं इतने सारे बैटल्स में, तो उनका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया में बढ़ता जा रहा था. कंपनी का कहीं ना कहीं पॉकेट रिड्यूस हो रहा था. पॉकेट यानी उनकी जो टैक्सेस है और वो जो कमाई कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनकी वजह, मराठास की वजह से रिड्यूस हो रही थी, राइट. और कहाँ से उन्हें सिर्फ मिल रहा था, दैट इज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्चुगीज एंड फ्रेंच. जैसे यूरोपियन राइवल्स, उसके जो ब्रिटिशर्स के जो राइवल्स थे पोर्चुगीज और फ्रेंच, उनकी जो हालत थी वही अभी ब्रिटिशर्स की हालत है, ऐसा गायतोंडे अभी बुक में पढ़ रहे हैं. Fine. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. अब यहाँ पे और आगे क्या लिखा है शॉकिंग, वो देखे कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पेशवास ने मुगल को पपेट की तरह रखा, यानी रूल इनडायरेक्टली पेशवास करेंगे, बट मुगल को क्या करना है, पेशवास की बात सुनिए एज अ पपेट, मतलब उन्हें नचाएंगे कौन, पेशवास. इसलिए उन्हें दिल्ली में उन्हें अलाइव रखा,
In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age growing in Europe. They set up their own centers for science and technology. Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. हमने क्या देखा कि मुगल्स को एज अ पपेट रखा गया. किसने रखा? पेशवाज ने. अब 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में एक फैक्ट ये था कि रूलर्स, पुणे के जो रूलर्स थे, राइट, वो इतने एस्ट्यूट हो चुके थे. एस्ट्यूट आई कैन से समथिंग लाइक having or showing shrewdness या ability to notice and understanding some things clearly. ठीक है, तो इतने हद तक वो आई कैन से काफी पावरफुल हो गए थे, राइट, जिससे इनफ टू रिकॉग्नाइज, उनकी समझ से, उनकी समझदारी से, मेंटली शार्पनेस जितने थे वो, उनकी समझदारी से हमें इतना तो समझ में आ गया था, वो मतलब वहां के लोगों को इतना रिकॉग्नाइज हो गया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज क्या है, राइट. तो यहाँ पे वो जो टेक्नोलॉजिकल एज था वो यूरोप के पास था. टेक्नोलॉजी किसके पास थी? यूरोप के पास थी. तो दे सेट अप their own centers for science and technology. Here, East India Company saw another opportunity to extend its influence. तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक मौका मिल गया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एज सिर्फ यूरोप ला सकता है, यूरोपियन से ही आ सकता है. उन्होंने समझ में आया कि यूरोप में अगर यूरोप इतना आगे बढ़ा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज, और वो हमें यहाँ पे अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स में सेटअप करना है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब हमें पेशवास के साथ जुड़ने का और एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, और अपने कंपनी को एक्सटेंड करने का एक और इन्फ्लुएंस मिल गया है कि वो अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल एज को यहाँ पे ला देते हैं, पेशवास को हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस वापस बन सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी का. इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपोर्ट्स. तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ऑफर करेगी? एड एंड एक्सपोर्ट्स, यानी हेल्प और एक्सपोर्ट्स देगी. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, और इसी तरीके से एक्सेप्टेड किया जाएगा कि वो एक लोकल सेंटर्स बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो सके उतना. द 20th century brought about further changes inspired by the West. फिर 20th century में बहुत सारे चेंजेस आए वेस्ट के, वेस्टर्न्स की वजह से, उनसे इंस्पायर्ड होकर इंडिया में. इंडिया मूव टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी. इंडिया डेमोक्रेसी तरफ आगे बढ़ी. बाय देन द पेशवा हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड बॉडीज. और फिर पेशवास रिप्लेस हो गई. पेशवा ने अपना पावर या अपना एंटरप्राइज खो दिया और उन्हें रिप्लेस किया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज से. ये एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ है. It's all imagination of Gaitonde, which he was reading in that book. The 5th volume में वो जो पढ़ रहा है उसमें ये सब लिखा है, and he's just going on through. Okay, so don't get confused कि ऐसी हिस्ट्री तो हमने पढ़ी नहीं है. The Sultanate at Delhi survived even these transitions largely because it wielded no real influence. The Shahanshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp to recommendations made by central parliament. अब क्या बोल रहे हैं कि सल्तनत, दिल्ली की जो सल्तनत थी वो भी सर्वाइव करने में काफी डिफिकल्ट हो रहा था उसे भी, क्योंकि पूरा इन्फ्लुएंस बिल्डअप हो गया है, राइट. शहनशाह जो थे दिल्ली के, अब वो भी किसी भी तरीके से फिगर हेड जैसे नहीं रहे हैं, राइट. और क्या हालत है उनकी? लाइक अ रबर स्टैंप, जो सिर्फ रिकमेंडेशंस कर रहे हैं, जो सेंट्रल पार्लियामेंट उन्हें दे रही है. यानी सेंट्रल पार्लियामेंट जो भी ऑर्डर्स या रूल्स पास कर रही है, शहनशाह ऑफ दिल्ली को उसे एज अ रबर स्टैम्प की तरह रिकमेंडेशंस देना है. ठीक है, इसके अलावा अब इनके पास और कोई काम नहीं रहा है, राइट. सो मतलब ये पूरा सा, इफ यू कैन सी, द हिस्ट्री इज कंप्लीटली वियर्ड, राइट. और कहीं ना कहीं उसे भी, किसे, गायतोंडे को भी वियर्ड लग रही है कि ये तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, जबकि राइटिंग स्टाइल और एवरीथिंग इज ऑफ गायतोंडे, बट वो से कॉन्फिडेंट है कि आई हैव नॉट रिटन सच टाइप्स ऑफ स्टुपिडिटी. ओके,
सो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, पेशवास का क्या हुआ, मराठास का क्या हुआ एंड सो ऑन, राइट। सो लेट्स एंड हियर। अभी तक उनकी वो बुक ही चल रही है गायतोंडे की। आफ्टर दैट वो वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद वो क्या समझते हैं और कितना कंफ्यूज होते हैं, वो रियलिटी को कब फेस करते हैं, अपने कोमा से बाहर आते हैं या नहीं आते, या इट्स गोइंग ऑन इन सच मैनर, we'll see in the next part. Up till, bye bye, take care all of you.